हेलो गाइस, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मैसूर युद्ध के बारे में। पहले के 3 मिनट आप ज़रा ध्यान से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि एंग्लो मैसूर युद्ध में कि कौन कौन सी बैटल हुई थी, कौन कौन सी जगह पर हुई थी और कौन से साल में हुई थी। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि निज़ाम जो थे हैदराबाद के, ये निज़ाम जो थे ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे, क्योंकि इन्होंने और मराठास ने मिलकर मैसूर में युद्ध के लिए बहुत ज़्यादा अपनी भूमिका निभाई थी। अब हम मैंगलोर पे देखते हैं। मैंगलोर ये रहा, ये साउथ इंडिया का मैप है, साउथ इंडिया है सिर्फ। तो मैंगलोर से जब आप लाइन खींचते हैं तो आप बेंगलोर से होते हुए मद्रास चले जाते हैं, ठीक है। तो मद्रास में आपको याद रखना है कि फर्स्ट बैटल ऑफ मैसूर हुआ था, तो मद्रास में हुआ था। सेकेंड बैटल हुआ था मैंगलोर में, मैंगलोर में सेकेंड बैटल ऑफ मैसूर हुआ था। और थर्ड बैटल हुआ था श्रीरंगपट्टनम में, श्रीरंगपट्टनम है। तो आप अगर बीच से एक लाइन खींचते हैं तो आपको 1 2 3 आपको दिख रहा है, आपको पता चल रहा है कि तीनों जो वॉर्स हुए थे वो एक ही लाइन में हुए थे। अब देखते हैं चौथा जो बैटल हुआ था वो भी श्रीरंगपट्टनम में ही हुआ था, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि श्रीरंगपट्टनम में कोई ट्रीटी नहीं हुई थी। इसीलिए हम क्या करते हैं, श्रीरंगपट्टनम को चौथे बैटल में मान लेते हैं कि पूरा जो मैसूर था वो ब्रिटिश के हाथ में चला गया था। तो पहला जो बैटल हुआ था, बैटल ऑफ मैसूर, जो पहला एंग्लो बैटल हुआ था उसमें मद्रास की ट्रीटी हुई थी। तो पहली ट्रीटी हुई थी मद्रास की, दूसरी हुई थी ट्रीटी ऑफ मैंगलोर और तीसरी हुई थी ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। चौथे में कोई ट्रीटी नहीं हुई क्योंकि ब्रिटिशर उस टाइम विजेता घोषित हो गए थे, ठीक है। अब बात करते हैं इनके ईयर्स की। तो आपको याद रखना है 69, 79, 89, 99, ठीक है। ऐसे आपको याद रखना है इनको। और 69 पे आपको ये याद रखना है कि 69, 67 से 69 जो हुआ था फर्स्ट बैटल ऑफ मैसूर हुआ था। मैसूर का जो बैटल था पहला वो 67 से 69 में हुआ था, मतलब 1767 से 69, ठीक है। और दूसरा जो बैटल हुआ था, दूसरे से पहले तीसरे और चौथे की बात कर लेते हैं। तो तीसरा जो हुआ था वो हुआ था 89 से 92 और जो चौथा बैटल हुआ था वो 99 से 99 में ही ख़त्म हो गया था। तो ये चौथा बैटल हुआ था। तो आपको ये तो पता चल गया कि 69, 79, 89, 99 आपको 10-10 का गैप रख के रखना है और आपके सारे बैटल्स हो जाएंगे। ये 79 वाला जो है इसको स्टार्ट 79 में हुआ था, पर 80 से इसको गिना जाता है, तो 80 से 84 तक गिना जाता है। तो ये हुआ था सेकेंड बैटल। तो 1780 से 1784 सेकेंड बैटल, 1789 से 1792 थर्ड बैटल, 1799 में शुरू हुआ था और 1799 एक महीने के अंदर ये बैटल खत्म हो गया था। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा आगे। तो ये हुआ था फोर्थ बैटल। तो आपको बैटल्स भी याद हो जाने चाहिए। और इस बैटल्स में आपको देखो, अगर बीच की एज आपको जैसे याद नहीं, 67 से 69 2 साल का गैप, 80 से 84 4 साल का गैप, 89 से 92 3 साल का गैप, और इसमें कोई भी गैप नहीं। तो याद रखिएगा कि जो पहला बैटल हुआ था तो पहला इंटू 1 प्लस 1, तो 1 + 1 होता है 2, तो 2 साल का वॉर हुआ था ये, ठीक है। फिर ये 80 से 84, इसमें क्या है, सेकंड बैटल है 2 + 2, तो 4 साल का गैप, तो दूसरा बैटल हुआ था। तीसरे में और चौथे में हमने याद ऐसा नहीं करना है। तीसरे में हमें याद रखना है कि तीसरे का 3 गैप है, तो 89 से 92 3 साल, और चौथे में कोई गैप नहीं, तो 99 में शुरू हुआ था, 99 में ख़त्म। तो इस तरीके से आपको ये याद हो जाना चाहिए बहुत ही ईजीली। और आगे भी मैं आपको लास्ट में फिर से यही रिपीट करूँगा, तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी से ये सारे जो ट्रिक्स हैं याद हो जाएंगे। और यही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो आपका मोस्ट क्वेश्चनड जो एग्ज़ाम में आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं जो एग्ज़ाम में, वो यही आते हैं कि एंग्लो मैसूर जो वॉर हुआ था, थर्ड बैटल कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था। तो थर्ड बैटल जैसे श्रीरंगपट्टनम में हुआ था, थर्ड बैटल हुआ था 89 to 92, 1789 to 92। तो ऐसे करके आपको बहुत ही आसानी से याद हो सकता है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करते हैं एंग्लो मैसूर वॉर से। तो एंग्लो मैसूर युद्ध क्यों हुआ था, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वुडियार डायनेस्टी की। तो एक डायनेस्टी हुआ करती थी जिसका नाम था वुडियार। तो वुडियार जो था मैसूर राजवंश था, मैसूर का इलाके में वुडियार डायनेस्टी थी, हिंदू डायनेस्टी थी। तालीकोटा का युद्ध होता है, तालीकोटा का युद्ध होता है 1565 में। और 1565 में जब तालीकोटा का युद्ध होता है तो वो क्या होता है, इस्लामिक जो आपके स्टेट्स होते हैं, इस्लामिक जो आपकी सल्तनत होती है उसके और किसके बीच में होता है, इस्लामिक सल्तनत और आपके विजयनगर के
बीच होता है, जिसमें क्या होता है विजयनगर बुरी तरह हार जाता है। और जब विजयनगर बुरी तरह हार जाता है तो इसको क्या करना पड़ता है, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। और जब छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होता है तभी जो होता है मराठास क्या होते हैं, इन पे अच्छे से हमला कर पाते हैं। ब्रिटिश भी होते हैं जो इन पे आसानी से हुकूमत चला पाते हैं। तो अंग्रेजी जो होते हैं हमेशा दक्षिण भारत को देखते हैं। क्यों देखते हैं दक्षिण भारत को? क्योंकि यहाँ पे पोर्ट्स होते हैं। पोर्ट्स जो आपके पोर्ट्स होते हैं, हार्बर्स होते हैं, जो भी आपके तट के इलाके होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखते हैं ब्रिटिशर्स के लिए, क्योंकि उधर से यूरोपियन ट्रेड बहुत आसान होता है। पोर्टुगीज़ भी कैलिकट में आए होते हैं सबसे पहले, तो पोर्ट के इलाके बहुत अहमियत रखते हैं, कोस्ट वाले। तो राजनीतिक और वाणिज्यिक तो मैंने आपको बता दिया कॉमर्शियली कितने इंपॉर्टेंट हैं। राजनीतिक क्यों होते हैं? क्योंकि राजनीतिक इसीलिए होते हैं क्योंकि मैसूर जो होता है बहुत बड़ा खतरा होता है अंग्रेज़ों के खिलाफ, क्योंकि वो फ्रांसीसियों के बहुत करीब होता है। फ्रांसीसी जो होते हैं मैसूर के बहुत करीब होते हैं, और मालाबार तट जो होता है दोनों का होता है, फ्रांसीसी और आपके जो हैदर अली होता है, जो आपका मैसूर होता है, उनके बहुत करीब होता है। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में दो भाई होते हैं, नागराज होते हैं, नागराज और देवराज। ये दोनों भाई क्या करते हैं, कृष्णराज वोडियार जो होता है, वोडियार डायनेस्टी का राजा होता है, वो उसको अपने हाथों में नचवाते हैं, उसको कठपुतली बना के रखते हैं। तो तब से कहानी शुरू हो जाती है कि जो मराठा होते हैं आपके, अब वोडियार डायनेस्टी तो एक कठपुतली है, तो क्या होता है मराठा जो होते हैं वो इन पे हमला करते रहते हैं। और जब मराठा इन पे हमला करते रहते हैं तो क्या होता है, इनका पूरा जो वित्तीय सामान होते हैं, जो आपके पूरे फाइनेंशियल जो आपके सामान होते हैं, जैसे सोना चांदी, जितने भी अच्छी मूर्तियाँ, सब कुछ वो लेके चले जाते हैं। और उनके इलाके जो अच्छे महत्वपूर्ण इलाके होते हैं वो भी उनके अपने कब्जे में ले लेते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि एक ऐसे इंसान की ज़रूरत पड़ती है जो आपका क्या कर सके, उनको संभाल सके, उस राज्य को संभाल सके। और उस राज्य को संभालने के समय पर आता है हैदर अली। तो हैदर अली जो होता है एक गरीब परिवार से बिलोंग करता है, 1721 में उसका जन्म होता है। एक घुड़सवार होता है वोडियार डायनेस्टी में, अशिक्षित होता है, मतलब पढ़ा लिखा नहीं होता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान, एक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर, और बहुत जो चीज़ संकल्प कर लेता है वो चीज़ को करके दिखाता है, वैसा आदमी होता है। तो वो क्या बनता है, एक लीडर बनता है। लीडर की ज़रूरत होती है तो राजा वहाँ का बन जाता है। तो कूटनीति कौशल वाले नेता की जरूरत होती है, और वो कौन होता है, हैदर अली हो जाता है। ठीक है, अब हैदर अली ये है और टीपू सुल्तान वो है। ठीक है, हैदर अली क्या करता है, एक आर्मी की उसको ज़रूरत पड़ती है, और एक ऐसे इसको कैवलरी मतलब कि उसको तोप गोलों की ज़रूरत पड़ती है जो कि आसानी से दूसरे जो प्रतिद्वंदी है उनको हरा सके। तो इसके लिए क्या होता है, वो क्या करता है, डिंडुगुल। अब डिंडुगुल आप बोलोगे डिंडुगुल क्या है, तमिलनाडु में है। तो डिंडुगुल जो है ये रहा आपका, ये रहा डिंडुगुल। तो डिंडुगुल जो है ना, यहाँ पे एक फैक्ट्री स्थापित करता है। वो फैक्ट्री कौन सी फैक्ट्री स्थापित करता है, आर्म्स एंड एम्यूनिशन। अब आर्म्स एंड एम्यूनिशन क्या होते हैं, आर्म्स एंड एम्यूनिशन होते हैं तोप गोले हथियारों की जो फैक्ट्री होती है, वो शुरू करता है डिंडुगुल में। और फ्रांसीसी की मदद लेता है। क्यों लेता है फ्रांसीसी की मदद, क्योंकि हथियार जो होते हैं ना इंडिया में बिल्कुल भी प्रचलित नहीं होते। फ्रांस और जो यूरोपियन जो कंट्रीज़ होती है, जैसे इंग्लैंड हो गया, पोर्टुगीज़ हो गए, यही जो होते हैं अमेरिकन रेवोल्यूशन ऐसी लड़ाइयों में पार्ट लेते हैं, तो इनके पास गन्स और सब कुछ आर्टिलरी जो होती है इनके पास बहुत ही बेहतरीन होती है। तो वो क्या करता है, फ्रांसीसी की मदद से क्या करता है, अपनी सेना को उसी तरीके की प्रशिक्षण दिलवाता है जैसे कि पश्चिम अपने तरीके से करते हैं। उसके बाद क्या होता है, पानीपत में लड़ाई हो जाती है, पानीपत की युद्ध, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में क्या होता है कि माधवराव जो होता है, माधवराव कौन होता है, माधवराव होता है मराठा का राजा। तो मराठा का राजा होता है माधवराव। वो क्या करता है, पानीपत में तो बहुत बुरी तरह हार जाता है। किससे हारता है, अब्दाली से हार जाता है, ठीक है, मुगल से हार जाता है। लेकिन वो क्या करता है, जब 10 साल उसको पूरे लगते हैं, 10 साल में क्या होता है, वो अपने जो हार होता है उससे उबर जाता है, ठीक है, माधवराव। उसके बाद क्या करता है, वो मैसूर पर हमला करता है, क्योंकि मैसूर बहुत कमज़ोर होता है। अभी भी क्या होता है, हैदर अली मैसूर को मजबूत करने में लगा है, पर मजबूत नहीं कर पाता इतनी जल्दी। तो 1764, 1766, 1771 में वो 3 बार मैसूर पर हमला करता है और हैदर अली को बुरी तरह हरा देता है। और इससे क्या होता है कि जो शांति खरीदना होता है, मतलब कि अब हैदर अली हार गया तो हैदर अली को कुछ तो देना पड़ेगा उसको, तो वो क्या देता है, बहुत सारा पैसा देता है। 1772 में लेकिन क्या होता है कि माधवराव जो होता है ना, उसकी मृत्यु हो जाती है। अब क्या था, देखो, जो दुश्मन था मैसूर का, मराठा का जो नेतृत्व करता है माधवराव, वो हार गया, वो मर गया। मतलब अब वो मर गया तो हैदर अली के लिए बहुत ही अच्छा एक
अपॉर्चुनिटी हो गई, एक बहुत ही अच्छी चीज़ हो गई कि हैदर अली अब हमला कर सकता है। तो क्या करता है 1774 से 1776 2 साल के भीतर इतने बार मराठों पर छापा मारता है, इतनी बार मराठा के ऊपर हमला करता है कि उसके कई प्रदेश जो होते हैं उसको बरामद कर लेता है, ले लेता है। जो उसने पहले खो दिए थे टेरिटरी, जब वो लड़ाई की थी माधवराव ने, तब जो टेरिटरी उसने खो दी थी हैदर अली ने वो भी ले लेता है। इसके अलावा जो नए इलाके होते हैं उन पर भी कब्जा कर लेता है और क्या होता है मैसूर बहुत ही शक्तिशाली प्रदेश बन जाता है। अब बात करते हैं पहला एंग्लो मैसूर युद्ध। अब क्या होता है ब्रिटिशर्स को क्या होता है कि अपनी ताकत पर बहुत भरोसा होता है। उसको पता होता है कि मेरी जो आर्टिलरी है, मेरे जो तोप हैं, मेरे जो गन्स हैं, उनके पास होविट्जर जैसे तोप थे उस ज़माने पे, होविट्जर तोप जो कि किसी के पास नहीं होते थे। अब क्या होता है हैदर क्या होता है आरकोट के नवाब के साथ पहले ही क्षेत्रीय विवाद था। अब आरकोट कहाँ पे है? अब आप बोलेंगे आरकोट कहाँ पे, तो आरकोट में आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे। तो देखो ये साउथ इंडिया है ना, तो साउथ इंडिया में देखो ये प्रदेश तो हो गया हैदर का, तो हैदर का प्रदेश हो गया, लेकिन आरकोट ये जिला होता है आरकोट। तो ये जो जगह होती है ना आरकोट बोलते हैं इसको, तो आरकोट जगह ये होती है। अब क्या होता है कि आरकोट के नवाब के साथ पहली क्षेत्रीय विवाद था इसका। अब विवाद क्यों नहीं होगा जब एक बार आप देख सकते हैं कि ये जो है हैदर का इलाका है और जो ये जो है आरकोट का इलाका है, तो ज़रूरी है कि आरकोट और हैदर के बीच में तनातनी तो होनी है, मतभेद तो होनी है। हैदर क्या करता है काफ़ी चालबाजी और कूटनीति के साथ क्या करता है, कौशल के साथ काम करता है और मराठों को तटस्थ कर देता है, मतलब मराठों को न्यूट्रल करता है। मराठों को न्यूट्रल क्यों करता है? क्योंकि मराठे यहाँ से हमला करने के लिए नज़रिए में रहते हैं। जैसे ही वो आरकोट पर हमला करेगा तो कमज़ोर हो सकता है, इसीलिए क्या करता है मराठे जो होते हैं अपनी तरफ से हमला करने की सोच सकते हैं। निज़ाम क्या करते हैं, निज़ाम भी अपनी तरफ से हमला कर सकते हैं। तो वो क्या करता है मराठों को तो वो पैसों में खरीद देता है, वो उनको पैसे दे देता है और जिसकी वजह से क्या होता है मराठा जो होते हैं हैदर पर हमला नहीं करते। निजाम को क्या करता है, निजाम को बोलता है कि जो भी वो क्षेत्र आरकोट का लेगा ना उस क्षेत्र में से वो उसको भी कुछ क्षेत्र दे देगा। तो निजाम भी उसके साथ हो जाते हैं। क्या करते हैं इसके बाद क्या करता है वो निजाम के साथ मिलकर आरकोट के नवाब पर हमला कर देता है। अब आरकोट के नवाब पर जब वो हमला करता है तो ये युद्ध ना लड़ते रहते हैं वो बिना किसी निष्कर्ष के ना 1.5 साल तक वो युद्ध जारी रहता है। हैदर अपनी रणनीति एकदम से बदल देता है, मतलब क्या करता है चालाकी करता है, एकदम से अपनी रणनीति बदलता है। मद्रास की गेट पर सामने पेश हो जाता है। अब मद्रास कहाँ पे, मद्रास है ये मद्रास, ये जो होता है ना ये ब्रिटिश का इलाका होता है, जो आपके ब्रिटिशर्स होते हैं उनका इलाका होता है। तो यहाँ पे गेट पे पहुँच जाता है। अब आरकोट पे उसने हमला किया था और वो क्या करता है ब्रिटिशर के पास पहुंच जाता है यहाँ से एकदम से। अब इससे ना ब्रिटिशर को कुछ समझ में नहीं आता यार कि एकदम से वो इधर से उधर कैसे पहुंच गए। तो अब इसकी वजह से क्या होता है कि अंग्रेजों को 4 अप्रैल 1759 मद्रास की संधि करनी पड़ती है। तो पहली जो मद्रास की संधि है वो 1759 में करनी पड़ती है और इसकी वजह से क्या होता है कि अपमानित हो जाते हैं ब्रिटिशर्स, आपके बहुत ज़्यादा अपमानजनक उनकी स्थिति हो जाती है और वो संधि को हाँ कह देते हैं। इसकी संधि में क्या था, तो संधि में जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी कि जो हैदर अली के जो कैदी होते हैं और जो आपके इंग्लिश के कैदी होते हैं वो एक दूसरे को अदला बदली करेंगे। पहला तो ये होता है और दूसरा क्या था कि अगर हैदर अली पर कोई भी हमला करता है तो ब्रिटिशर क्या करेंगे हैदर अली का साथ देंगे और उस पर हमला करेंगे। अब इसी के साथ कंटिन्यूएशन में पढ़िए दूसरा जो एंग्लो मैसूर युद्ध है ना वो भी उसी के साथ हुआ है। क्या हुआ है कि 1780 से 1784 में ये दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ। अब क्या होता है ना कि हैदर अली को जब उन्होंने विदेशियों ने बोला होता है अंग्रेजों ने कि आपके ऊपर कोई हमला करेगा तो हम उनके ऊपर हमला करेंगे, तो 1771 में उन पर मराठों ने हमला किया था। लेकिन क्या हुआ कि अंग्रेज उनके पास नहीं आए उनको बचाने के लिए। अब हैदर अली को ये जो था पता चल गया, उसने आरोप लगा दिए ब्रिटिशर के ऊपर कि आपने जो है अपनी संधि को तोड़ा है। और इसके अलावा हैदर अली को एक और चीज़ पता होती है कि फ्रांसीसी जो हैं उन फ्रांसीसी बहुत ही मददगार हैं उसके लिए, क्योंकि फ्रांसीसियों ने उनको बंदूकें दी थी, सल्फेट दिए थे, सीसा दिया था और उनकी सेना की आवश्यकता जो थी पूरी करते थे अंग्रेज़ों के मुकाबले। तो अंग्रेज़ों से ज़्यादा मददगार जो थे फ्रांसीसी थे। इसका नतीजा क्या हुआ कि मालाबार तट पर फ्रांस के कब्जे वाले माहे के माध्यम से कुछ फ्रांसीसी युद्ध सामग्री मैसूर लाई गई। अब क्या था, मालाबार कोस्ट कौन सा है मैं आपको दिखा देता हूँ। मालाबार जो है ना ये तट है, इस तट को मालाबार बोलते हैं, ठीक है। वास्को डी गामा कैलिकट में आया था तो ये कैलिकट है, ठीक है। तो मालाबार तट जो होता है ना ये इनके लिए माहे यहाँ पे होता है। मालाबार तट पे ही माहे एक जगह होती है, वहाँ से क्या होता है फ्रांसीसी अपने युद्धक जो सामग्री होती थी वो वहाँ से लाते थे श्रीरंगपट्टनम जो कि उनकी कैपिटल हुआ करती थी। तो इस चीज़ की वजह से माहे और मालाबार तट फ्रांस के लिए और
आपके हैदर अली के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। इस बीच अमेरिकी स्वतंत्रता की लड़ाई टूट गई थी, जिसमें फ्रांसीसी क्या कर रहे थे, अमेरिका की मदद कर रहे थे और अंग्रेज के खिलाफ विद्रोही के पक्ष में थे। तो इससे क्या हुआ कि हैदर अली और फ्रांसीसी की दोस्ती जो थी वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई, गहरी हो गई। लेकिन चिंता किसके लिए हो गई? चिंता हो गई ब्रिटिशर्स के लिए। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, माहे को उनको ज़रूरत थी, क्योंकि माहे से क्या थे, सारे तोप गोले जितने भी सामान थे वो फ्रांस के वहीं पर आते थे। तो उसको कोशिश करने की मतलब उसको हड़पने की कोशिश की ब्रिटिशर्स ने। तो हैदर ने क्या किया, मावे को अपना अधिकार दिया, मतलब अपने अधिकार में बोला और सीधी चुनौती दी अंग्रेज़ों को। अब हैदर ने क्या किया, मराठा और निज़ाम के साथ अंग्रेजी विरोधी गठबंधन किया। तो मराठे और निज़ाम को उसने अपने साथ ले लिया। तो मराठे और निज़ाम को अपने साथ क्यों लिया, किसी और को क्यों लिया? क्योंकि देखो निज़ाम बगल में, मराठा भी बगल में मैसूर के, तो ऑब्वियस सी बात है जो पड़ोसी हैं उन्हीं को अपने साथ लेगा। तो उसने क्या किया, मराठा और निज़ाम को अपने साथ ले लिया। अब इस दौरान अंग्रेजी जो थे, सर आयरे कूट था, एक सर आयरे कूट था, वो भी बहुत चालाक था। उसने क्या किया, मराठा और निज़ाम दोनों को हैदर की तरफ से अलग कर दिया। अब हैदर ने जो ये गठबंधन बनाया था उसके खिलाफ कर लिया। लेकिन अडिग हैदर ने अंग्रेजों का सामना निर्भीकता से किया 1781 में पोर्टो नोवो में। अब पोर्टो नोवो कहाँ पे है, तो पोर्टो नोवो भी यहीं पे है, पोर्टो नोवो भी आपका यहाँ पे है। तो पोर्टो नोवो में युद्ध हुआ उनका, और जिसमें क्या हुआ, पोर्टो नोवो में क्या हुआ था कि हैदर हार गया था। तो हैदर क्या है, पोर्टो नोवो में हार जाता है, लेकिन क्या करता है, वो फिर से अपनी सेना को समर्पित करता है, मतलब कि फिर से उनका जोड़ता है, मजबूत करता है और अंग्रेजों को पराजित करता है कमांडर ब्रैथवेट के जो आपके आए थे। तो कमांडर ब्रैथवेट के जो नेतृत्व में जो अंग्रेज आए होते हैं उनको पराजित कर देता है दोबारा लड़ाई करके। अब हैदर अली को क्या होता है, 7 दिसंबर 1782 में कैंसर से निधन हो जाता है। और जब भी एक बहुत ही महान जो शासक होता है कोई भी जगह का, जब वो मरता है तो उसके ऊपर जो होती है सबकी नज़रें रह जाती है। जैसे माधवराव जब मराठा की तरफ से जब वो मर गया था तो क्या हुआ था कि मैसूर ने बहुत बार हमला किया और लूट लिया, ऐसे ही हैदर अली की मृत्यु हो गई। लेकिन इस समय पे क्या था, उसका बेटा टीपू सुल्तान भी उतना ही काबिल और उतना ही अच्छा युद्धक इंसान था, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो वो क्या करता है, 1 साल तक युद्ध लड़ता है ब्रिटिशर्स के साथ। और क्या करता है कि 1 साल तक वो युद्ध लड़ते रहता है लेकिन कोई परिणाम नहीं निकलता। ठीक है, युद्ध होता ही रहता है दोनों पक्षों में। तो मैंगलोर की संधि होती है। मैंगलोर की संधि कहाँ पे थी, तो मैंगलोर की संधि थी ये। तो सेकंड ट्रीटी जो हुई थी मैंगलोर में हुई थी। तो मैंगलोर की संधि करता है, और मैंगलोर की संधि में वो क्या करते हैं कि वो बातचीत करते हैं, शांति का विकल्प चुनते हैं, जिसके तहत प्रत्येक पार्टी ने दूसरे के लिए लिए गए क्षेत्रों को वापस दे दिया गया। तो एक दूसरे का जो क्षेत्र था, उन दोनों को टेरिटरी जो थी वो एक दूसरे को वापस कर दी गई। तो ये होती है दूसरी जो आपकी ट्रीटी है, जो आपकी दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध होता है। तीसरा होता है थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध। तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध ये होता है टीपू और त्रिवणकोर राज्य के बीच में एक विवाद पैदा होता था। अब त्रिवणकोर है कहाँ पे, तो त्रिवणकोर साउथ इंडिया में है नीचे। तो देखो ये भी आपको खाली दिख रहा है, ये त्रिवणकोर जो है ट्रीटी जो आपका मैसूर है वो तो ये है, ठीक है, त्रिवणकोर ये है। तो त्रिवणकोर और मैसूर के बीच में युद्ध होता है। अब याद रखिए पड़ोसियों के बीच में युद्ध तो होता ही है, तो इसमें क्या होता है, मैसूर और त्रिवणकोर के बीच में बहुत ज़्यादा युद्ध हो जाता है। अब किस बात का युद्ध होता है, क्योंकि त्रिवणकोर ने जो होता है ना कोचीन के जलकोटोल और कैन्नौर खरीदा था। तो इसको खरीदा था तो क्यों होता है, क्योंकि कोचीन को जो था ना आपका टीपू अपना राज्य मानता था, टीपू कोचीन को अपना मानता था। लेकिन क्या हुआ कि डच से जो डच थे उन्होंने जलकोटोताल और कन्नौर को बेच दिया त्रिवणकोर को। इसलिए क्या हुआ, टीपू को गुस्सा आ गया। टीपू ने बोला कि ये हमारे संप्रभु अधिकारों का हनन है, मतलब कि हमारे इलाके को लेने से हमारे अधिकारों का हनन करते हैं। इसीलिए क्या हुआ, अप्रैल 1790 में टीपू ने अपने अधिकारों की बहाली के लिए त्रिवणकोर के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। अब 1790 में टीपू ने हमला कर दिया त्रिवणकोर के ऊपर। अब अंग्रेजों को तो सिर्फ एक मौका चाहिए था, तो अंग्रेजों ने क्या किया, त्रिवणकोर का साथ दिया और टीपू के खिलाफ युद्ध कर दिया। अब टीपू ने ब्रिटिश सेना को हराया, जिसका जनरल मीडोज जो थे जिसका नेतृत्व कर रहे थे, टीपू ने उनको हरा दिया। 1791 में कॉर्नवालिस को बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो उसने क्या किया, एक विशाल सेना को नेतृत्व करते हुए श्रीरंगपट्टनम पहुंच गया। अब श्रीरंगपट्टनम पहुंच गया, ठीक है, श्रीरंगपट्टनम कहाँ पे, तो ये है श्रीरंगपट्टनम। अब श्रीरंगपट्टनम पहुंच गया आपका कौन, को लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब जब श्रीरंगपट्टनम लॉर्ड कॉर्नवालिस पहुंच गया तो क्या हुआ कि
मराठा और निज़ाम का उसको समर्थन मिला। जो मराठा और निज़ाम थे वो तो हमेशा बस एक दूसरे के साथ बदलते रहते थे समर्थन, तो और टीपू को उसने हरा दिया। तो 3 तरफा युद्ध हुआ, मतलब कि मराठा, निज़ाम और अंग्रेज, इन्होंने अकेले एक मैसूर को हरा दिया। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। इसके तहत क्या हुआ, भारी भुगतान करना पड़ा। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुई और इस संधि के तहत मैसूर के लगभग आधे इलाके को विनर्स ने अपने कब्जे में ले लिया। बारमहल, डिंडुगुल और मालाबार अंग्रेज की तरफ चले गए, जबकि मराठों को तुंगभद्र दे दिया गया और सहायक नदियों के आसपास का क्षेत्र मिला। निजाम ने कृष्ण से लेकर पेन्नार से आगे तक क्षेत्रों का अधिग्रहण कर दिया। तो अब क्या हुआ कि श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई तो इन्होंने क्या किया, एक दूसरे को जगह दे दी। जैसे बारामल ऐसे इलाके जो थे, मालाबार जो थे, इन्होंने ब्रिटिशर्स ने ले लिया। ऐसी तुंगभद्र जो था उसने मराठाओं ने ले लिया। तो ये ले लिए। इसके अलावा क्या किया, टीपू से 3 करोड़ रुपए मांगे गए। अब 3 करोड़ रुपए क्यों माने गए, क्योंकि युद्ध में जो नुकसान हुआ था लॉर्ड कर्नवालिस का, उसने उसको भुगतान हर्जाना मांगा 3 करोड़ रुपए, और 3 करोड़ नहीं देगा इसकी गारंटी के तौर पे वो क्या ले गया, 2 बेटों को ले गया टीपू के, अंग्रेजों ने बंधक बना लिया। अब देखो इसी के साथ मिलता जुलता है चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध। अब चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध में क्या होता है कि अंग्रेजों को जो पैसे देने होते हैं 3 करोड़ रुपए, वो जब टीपू वापस कर देता है ना, तो उसके बाद उसके 2 बच्चों को वो वापस कर देते हैं। तो उनके 2 बेटे जो है रिहा हो जाते हैं शर्त को पूरा करने के बाद, जो कि श्रीरंगपट्टनम की संधि में हुआ था। तो 1798 में वेल्सली जो होता है भारत का गवर्नर जनरल बन जाता है। फ्रेंच और टीपू की दोस्ती उसको भी पसंद नहीं आती। फ्रेंच जो होते हैं टीपू के साथ बहुत ज़्यादा मिले जुले रहते हैं। तो अंग्रेज चार्जशीट बनाते हैं। अब चार्जशीट में क्या बनाते हैं कि फ्रेंच और जो टीपू हैं वो धोखाधड़ी कर रहे हैं और जो है अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। तो यह युद्ध जो होता है ना 1799 में शुरू होता है और 1799 में ख़त्म हो जाता है। 17 अप्रैल को शुरू होता है, 4 मई को ख़त्म हो जाता है। कुछ ही दिनों का ये जो होता है युद्ध होता है। लगभग कितने दिनों का होता है, तो 14-15 दिनों का ये युद्ध होता है। और 14-15 दिनों के युद्ध में ही जो होता है टीपू जो होता है श्रीरंगपट्टनम खो देता है। टीपू बहुत बहादुरी से लड़ता है लेकिन वो मर जाता है। उसके बाद जो होता है मैसूर को फिर से हिंदू राजवंश जो होते हैं वुडियार को दे देता है। तो अब इस कहानी से आप क्या समझे, इस कहानी से आप ये समझे कि सबसे पहले टीपू हमला करता है आरकोट पे हमला करता है। उसके बाद वो अचानक से पहुंच जाता है मद्रास में, जहाँ पे ब्रिटिशर्स रहते हैं। और ब्रिटिशर्स जैसे ही उसको समझ नहीं पाते तो ब्रिटिशर्स को ट्रीटी करनी पड़ती है मद्रास की संधि 1767 से 1769 के बीच में। उसके बाद होता है मैंगलोर की संधि। मैंगलोर की संधि कब होती है, 1780 से 1784, जो कि दूसरा आपका मैंगलोर की संधि। फिर श्रीरंगपट्टनम में आते हैं और श्रीरंगपट्टनम में टीपू हार जाता है। उसके बाद क्या होता है, तीसरी संधि होती है ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। और चौथी जो होती है कोई संधि नहीं होती, क्योंकि क्या होता है टीपू मर जाता है। तो ये कहानियाँ थी। निजाम और मराठा जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका निभाते हैं इस चीज़ में, क्योंकि वो क्या होते हैं, पड़ोसी होते हैं। और सबसे मेन चीज़ आपको क्या पता होनी चाहिए कि रीज़न क्या थे मैसूर के हारने के टीपू के साथ। तो रीज़न बहुत ही आसान थे कि मैसूर जो था, निज़ाम और जो आपके मराठा होते हैं वो एक साथ दल बदलते रहते हैं, वो मैसूर का साथ नहीं देते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, इंग्लिश जो होते हैं डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी उनको बहुत अच्छे से आती है। वो मैसूर और जो होते हैं आपके मराठा और निज़ाम को दूर कर देते हैं और मैसूर पर हमला करते हैं उनके साथ। तो 3 हमले में टीपू बिल्कुल सह नहीं पाता और जिसकी वजह से वो 3rd बैटल ऑफ मैसूर में हार जाता है। और उसी में ही उसके आधे इलाके को पूरा हड़प लेता है ब्रिटिशर। 3 करोड़ रुपए मांगता है, जिसको पूर्ति करते करते टीपू को कई साल लग जाते हैं और वो अपने बेटों को वापस लेता है। लेकिन चौथे बैटल में जब उसको लड़ाई करना होता है तो उसके पास कुछ नहीं होता लड़ने के लिए, तो वो आसानी से जो होता है हार जाता है वेल्सली के खिलाफ। अब बात करते हैं मैसूर आफ्टर टीपू। तो टीपू क्या था मैसूर के बाद, मैसूर का क्या हाल था टीपू के बाद, ठीक है। तो वेल्सली ने मैसूर साम्राज्य के सोंडा और हापनेल जिलों के मराठा को पेश किया, जिसके बाद में मना कर दिया गया। तो मराठों को सबसे पहले उसने क्या किया, सोंडा और हापनेली जिलों को दिया, उसके बाद बरा कर दिया। निजाम को गूटी और गुरमकोंडा जिले दे दिए गए। तो निजाम, अब देखो ये जो इनके साथ थे ना
मराठों ने जब उनका साथ दिया था तो उनको ये ज़िले दिए गए, निज़ाम ने उनका साथ दिया तो उनको ये ज़िले दिए गए, अंग्रेज़ों ने कनारा, वायनाड, कोयम्बटूर, द्वैपुरम, सेरिंगपट्टनम पर कब्जा कर लिया। ये सारे अभिन्न इलाके, महत्वपूर्ण इलाके थे, उनको खुद ब्रिटिशर्स ने रखा। मैसूर के नए राज्य को एक नाबालिग शासक कृष्णराज III, अब कृष्णराज III कौन था? वुडियार डायनेस्टी का राजा था, तो उसको दे दिया गया। और 1831 में विलियम बेंटिक ने कुशासन के आधार पर मैसूर पर नियंत्रण कर लिया, लेकिन जब उसने देखा कि कृष्णराज III भी कुछ आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकता है, तो उसने क्या किया? उसने मैसूर को वापस ले लिया विलियम बेंटिक ने। फिर 1881 में लॉर्ड रिपन ने अपने शासक को राज्य बहाल कर दिया, तो उसने अपने शासन में ले लिया, उसे राज्य बहाल कर दिया। तो ये था आपका एंग्लो मैसूर युद्ध। मैं होप करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। और अगर गाइज आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए और भी रोचक तथ्य के साथ आपके लिए वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।